नमस्कार। आज हम भारतीय शिक्षा प्रणाली की गहराइयों में उतर रहे हैं। मतलब इसकी दशकों पुरानी जो बनावट है, हाल के बड़े बदलाव और आगे क्या हो सकता है, इस पर बात करेंगे। हाँ, और हमारे पास कई तरह के स्रोत हैं। सरकारी रिपोर्ट हैं, कुछ शोध हैं, छात्रों के अनुभव और हाँ, कुछ वीडियो क्लिप्स भी हैं। बिल्कुल, कोशिश यही रहेगी कि इन सब में से जो सबसे ज़रूरी बातें हैं उन्हें निकालें, समझें कि क्या काम कर रहा है और कौन सी मुश्किलें अब भी बनी हुई हैं। और ये मुश्किलें काफी पुरानी हैं, जैसा आपने कहा। भारत की जो अपनी ज्ञान परंपरा थी, गुरुकुल वाली, जहाँ मतलब हुनर और एक पूरी समझ पर जोर था। हाँ, औपनिवेशिक दौर ने उसे एक अलग ही पटरी पर डाल दिया। तो आज हम यही देखेंगे कि जो सुधार कागज पर दिख रहे हैं, बड़े बड़े दावे हैं, और जो जमीन पर छात्र महसूस कर रहे हैं, उसमें असल में फासला कितना है। क्या हम सच में रटने वाली मशीनें बनाने से आगे बढ़कर सोचने समझने वाले दिमाग तैयार कर पा रहे हैं? सही सवाल है। तो ठीक है, शुरू करते हैं। पिछले मान लीजिए 10 साल में 2014 से 2024 क्या बड़े बदलाव दिखे हैं। सबसे पहले तो पैसा, बजट पड़ा है। हाँ, बजट तो बड़ा है। शिक्षा का बजट करीब 68,728 करोड़ से बढ़कर अब 1,12,898 करोड़ तक पहुंच गया है। ये अब तक का सबसे ज्यादा बताया जा रहा है। हाँ, आंकड़ा तो काफी बड़ा है। लेकिन सवाल वही है, क्या ये बढ़ा हुआ पैसा वाकई असर कर रहा है? देखिए, ये पैसा कई दिशाओं में गया है। एक बड़ा जोर रहा डिजिटल शिक्षा पर, खासकर कोविड के बाद तो ये बहुत तेज हुआ। हाँ, वो पीएम ई विद्या चैनल्स वगैरह। बिल्कुल, पीएम ई विद्या चैनल शुरू हुए, करोड़ों छात्रों को जोड़ने का दावा है, और सरकार का कहना है कि इससे डिजिटल जो खाई है वो कम हुई है। अच्छा, लेकिन क्या वाकई कम हुई है? क्योंकि दूसरे स्रोत तो मतलब वो डिजिटल विभाजन की एक गहरी तस्वीर दिखाते हैं, खासकर गांव और शहर के बीच। सही कहा। कंप्यूटर, इंटरनेट की पहुंच, उसमें तो जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल, ये एक बड़ा मुद्दा है जिस पे शायद और ध्यान देने की जरूरत है। दूसरी तरफ स्कूलों का जो ढांचा है उसे सुधारने की भी कोशिश हुई है। जैसे वो पीएम श्री योजना। हाँ, पीएम श्री यानी पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। इसमें करीब 14,500 पुराने स्कूलों को बेहतर बनाकर उन्हें नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के मॉडल स्कूल जैसा बनाने का लक्ष्य है। हाँ, ये NEP 2020, इसका जिक्र बार बार आता है। ये है क्या असल में? इसके मुख्य लक्ष्य क्या हैं, अगर संक्षेप में बताएं? देखिए, NEP 2020 का सपना तो बहुत बड़ा है। पहला, कि 2030 तक स्कूल में 100% बच्चे नामांकित हों, मतलब ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 100%। 100%, ये तो बहुत महत्वाकांक्षी लगता है तो। और 2035 तक उच्च शिक्षा में 50% GER का लक्ष्य है। दूसरा, स्कूल का पूरा ढांचा बदलना है। वो जो 10+2 वाला सिस्टम था ना, हाँ, उसकी जगह अब 5+3+3+4 वाला सिस्टम। इसमें शुरू के जो 3 साल हैं वो खेल खेल में सीखने पर जोर देते हैं, जिसे ECCE कहते हैं। अच्छा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। बिल्कुल। तीसरा, बहुत महत्वपूर्ण, कि तीसरी कक्षा तक सभी बच्चों को बुनियादी पढ़ना लिखना और गणित आ जाए, जिसे FLN यानी फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी कहते हैं। और चौथा, और शायद सबसे जरूरी, कि रटने की जगह समझने, सवाल पूछने और असल जिंदगी के जो कौशल हैं उन पर ध्यान दिया जाए। तो ये जो पीएम श्री स्कूल बन रहे हैं, या स्कूलों में वो अटल टिंकरिंग लैब्स खुली हैं, हाँ, ATL, जहां बच्चे रोबोटिक्स वगैरह सीखते हैं, ये सब NEP के इन्हीं लक्ष्यों को साधने की कोशिशें हैं। हाँ, कागज पर तो यही मंशा दिखती है। इसी तरह शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए भी मिशन शुरू हुए, जैसे पंडित मदन मोहन मालवीय मिशन। और NEP ने शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय मानक NPST स्थापित करने की भी बात कही है। यानी टीचर क्वालिटी पर भी फोकस है। हाँ, इरादा तो है। उच्च शिक्षा में भी काफी विस्तार दिखता है। नए IIT खुले हैं, IIM खुले हैं। हाँ, 6 नए IITs 2014 से ISM धनबाद को भी IIT का दर्जा मिला, 7 नए IIMs। बिल्कुल, और खास तौर पर पूर्वोत्तर में, लद्दाख में विश्वविद्यालय खुले हैं। MPhil को खत्म करके 4 साल का ग्रेजुएशन कोर्स लाया गया है। और वो स्किल डेवलपमेंट, उसके लिए तो अलग मंत्रालय ही बन गया था। हाँ, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। स्किल इंडिया मिशन 2015 में शुरू हुआ। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY के तहत अक्टूबर 2023 तक 1.4 करोड़ से ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग देने का आंकड़ा है। 1.4 करोड़, ये आंकड़ा तो वाकई बहुत बड़ा लगता है। आंकड़े प्रभावशाली हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन यहीं पर वो फासला नजर आने लगता है जिसकी बात हम शुरू में कर रहे थे। अच्छा, एक तरफ ये बड़े बड़े दावे हैं,
नामांकन में बढ़ोतरी के आंकड़े हैं, जैसे लड़कियों का नामांकन 31% बढ़ा, एससी छात्रों का 44%, कहीं-कहीं 50% भी कहा गया है, एसटी छात्रों का 65% तक बढ़ा है। मातृभाषा में पढ़ाई की पहल हुई है, जैसे मध्य प्रदेश में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में शुरू करने की कोशिश। हाँ, ये भी सुना था। IKS को भी वापस लाने की बात हो रही है। AICTE में सेल बना है, किताबें छपी हैं। ये सब सुनने में बहुत सकारात्मक लगता है। लेकिन यहाँ एक लेकिन साफ महसूस हो रहा है। लेकिन ये है कि क्या ये सारे बदलाव जमीन पर वाकई शिक्षा की गुणवत्ता को बदल रहे हैं? क्या छात्र का अनुभव बदल रहा है? यहीं पर वो चुनौतियां और आलोचनाएं सामने आते हैं जो कई दूसरे स्रोतों में उभर कर आई हैं। और सबसे बड़ी और शायद सबसे पुरानी शिकायत कि हमारा सिस्टम आज भी तमाम बदलावों के बावजूद रटंत विद्या पर ही टिका हुआ है। हाँ, ये बात तो कई छात्र अपने वीडियोस में भी कहते हैं, जैसे द सोशल ब्रेन्स या व्हाट्स ट्रेंडिंग वाले क्लिप्स। पूरा जोर नंबर लाने और परीक्षा पास करने पर है, सीखने या हुनर पर नहीं। बिल्कुल। छात्र रटते हैं, परीक्षा देते हैं और फिर भूल जाते हैं। ये तो एक तरह से प्रतिभा को मारना ही हुआ ना। बिल्कुल। और ये सिर्फ छात्रों की व्यक्तिपरक भावना नहीं है, शोध भी यही कहते हैं। जैसे जेन का एक पेपर है, NEP भले स्केल और क्रिटिकल थिंकिंग की बड़ी बड़ी बातें करें, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? परीक्षा का भारी दबाव, पुराना पढ़ चुका पाठ्यक्रम, प्रैक्टिकल नॉलेज की कमी, ये सब मिलकर छात्रों को रटने पर मजबूर करते हैं। तो ये सिर्फ आदत नहीं, मजबूरी है। हाँ, ये एक तरह से सिस्टम की बनावट का नतीजा है। मूल्यांकन का तरीका ही ऐसा है कि अंक लाने का दबाव शिक्षकों और छात्रों दोनों को ही समझने के बजाय याद करने पर फोकस करवाता है। और गुणवत्ता का क्या? मतलब राइट टू एजुकेशन कानून लागू हुए भी काफी समय हो गया, लेकिन सीखने के स्तर में वो सुधार क्यों नहीं दिख रहा? यूनेस्को की एक रिपोर्ट का जिक्र था कि गांव के 15 साल के बच्चों में से सिर्फ 22% ही दूसरी कक्षा के स्तर का ठीक से पढ़ पाते हैं। ये आंकड़ा वाकई चौंकाने वाला है और ये व्यवस्था की कई परतों वाली कमियों की तरफ इशारा करता है। पहली बात, छात्र शिक्षक अनुपात। बिहार, यूपी जैसे राज्यों में ये 40:1 तक है, मतलब एक टीचर पर 40 बच्चे। अरे बाप रे! ऐसे में व्यक्तिगत ध्यान देना कैसे संभव है? फिर योग्य शिक्षकों की भारी कमी है, खासकर ग्रामीण इलाकों में, और सरकारी स्कूलों के हाल तो कई जगह बहुत खराब हैं। हाँ, वो खबरें आती रहती हैं, कहीं टॉयलेट नहीं, कहीं मिड डे मील में वो खाने में कीड़े मकोड़े मिलने वाली खबरें। बिल्कुल, ये सब मिलकर सीखने का जो माहौल होता है ना, उसे पूरी तरह खराब कर देते हैं। तो मतलब एक तरफ हम वो नामांकन बढ़ाने वाले आंकड़े देख रहे हैं कि इतने प्रतिशत लड़कियां बढ़ गई, इतने SC ST छात्र बढ़ गए जी, और दूसरी तरफ स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं और गुणवत्ता ही गायब है। ये तो बहुत बड़ा विरोधाभास है। हाँ, और ये पहुंच और समानता के बहुत गंभीर सवाल खड़ा करता है। ऐसा लगता है जैसे अमीर और गरीब के लिए दो अलग-अलग शिक्षा व्यवस्थाएं चल रही हों। बिल्कुल। ये असमानता बहुत गहरी है, लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, गांव और शहर के बीच ये भेद साफ नजर आता है। डिजिटल खाई की बात तो हमने की ही, उच्च शिक्षा लगातार महंगी होती जा रही है। और वो RT के तहत प्राइवेट स्कूलों में जो मुफ्त सीटों का प्रावधान था, हाँ, उसका लक्ष्य भी पूरी तरह हासिल नहीं हो पाया है। आंकड़े बताते हैं कि बहुत कम प्रतिशत छात्रों को ही इसका लाभ मिल पा रहा है, और कुछ स्रोत जैसे ड्यूफ पॉलिसी ब्लॉग ये भी कहते हैं कि जो संस्थाएं मदद करती हैं ना, वो भी अक्सर ऊपर सिस्टम सुधारने पर ध्यान देती हैं। क्लासरूम के अंदर असल में क्या हो रहा है उस पर कम। और पाठ्यक्रम का क्या वो आज की जरूरतों के हिसाब से है? स्रोत तो बताते हैं कि ये अभी भी बहुत ज्यादा थ्योरी पर आधारित है, प्रैक्टिकल नॉलेज कम देता है। हाँ, और नौकरी के बाजार के लिए तैयार नहीं करता। वो जो साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स का एकदम सख्त बंटवारा है, हाँ, वो तो है ही। वो भी एक समस्या है। कम्युनिकेशन स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन पर ध्यान बहुत कम है। ज्यादातर क्लासरूम आज भी टीचर सेंट्रिक हैं। यही वजह है शायद कि छात्र महसूस करते हैं कि डिग्री तो मिल गई, पर असल जिंदगी में काम नहीं आ रही। उन्हें अलग से कोर्स करने पड़ते हैं, इंटर्नशिप करनी पड़ती है। हाँ, बिल्कुल। वो जेन का जो छात्र सर्वेक्षण था ना, जिसमें 450 छात्रों से बात की गई, हाँ, उसमें भी यही बात निकल कर आई। स्किल डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन, उद्यमिता, प्रैक्टिकल ज्ञान, इन सब पर छात्र या तो मतलब उदासीन थे या फिर असंतुष्ट थे। बाप रे! और फिर इस पूरी व्यवस्था का छात्रों पर जो दबाव पड़ता है, वो तो अलग ही कहानी है। हाँ, वो दबाव तो भयानक है। नीट जैसी परीक्षाओं में सफलता दर सिर्फ 5-6% है,
और इंजीनियरिंग करने वालों में से भी, जैसा कि स्रोत बताते हैं, सिर्फ 20-30% को ही ठीक-ठाक प्लेसमेंट मिल पाती है। ये गला काट प्रतिस्पर्धा और उसमें असफल होने का डर, ये हमारे युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर डाल रहा है। कोटा में जो छात्रों की आत्महत्या की खबरें आती हैं, हाँ, वो तो दिल दहला देती हैं। वो इसी दबाव का नतीजा है। इन्फॉर्मेशन मैटर्स जैसे स्रोत बताते हैं कि छात्रों में तनाव, चिंता, डिप्रेशन की समस्याएं बढ़ रही हैं और परीक्षा प्रणाली की अपनी दिक्कतें तो हैं ही। जैसे अभी हाल में नीट और नेट परीक्षा को लेकर जो संकट खड़ा हुआ। बिल्कुल। पेपर लीक, रिजल्ट में गड़बड़ी, ग्रेज मार्क्स का विवाद, इन सब ने एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो ये बड़ी परीक्षाएं कराती है, उसकी साख पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। और ये आलोचना भी पुरानी है कि ये परीक्षाएं, क्योंकि ज्यादातर सीबीएसई सिलेबस पर आधारित होती हैं, तो वो राज्य बोर्ड और गांव के बच्चों के साथ एक तरह से नाइंसाफी करती हैं। और इसी सब का नतीजा है कि कोचिंग इंडस्ट्री फल फूल रही है, हजारों करोड़ों का कारोबार। हाँ, एक स्रोत के अनुसार 58,000 करोड़ तक का। छात्र स्कूलों पर भरोसा करने के बजाय कोचिंग सेंटरों पर निर्भर होते जा रहे हैं। वो खान सर का एक कथन मुझे याद आ रहा है कि कोचिंग की जरूरत पड़ना ही स्कूल सिस्टम की नाकामी दिखाता है। बिल्कुल सही बात है। ये पूरी स्थिति एक तरह का दुष्चक्र बना देती है। सिस्टम फेल होता है, छात्र कोचिंग की तरफ भागते हैं, उन पर दबाव और बढ़ता है, मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ता है और अंत में कई प्रतिभाशाली छात्र इस पूरी व्यवस्था से निराश होकर विदेश जाने का फैसला कर लेते हैं, जिसे हम ब्रेन ड्रेन कहते हैं। हाँ। यूनेस्को के आंकड़े भी यही दिखाते हैं कि भारत से बाहर पढ़ने जाने वाले छात्रों की संख्या लगातार बढ़ रही है। तो अगर हम छात्रों के अनुभवों को सुने, जैसे उन YouTube वीडियोस में छात्र बात कर रहे हैं, रात दिन पढ़ने की, पेपर लीक के डर की, कम सिलेक्शन रेट की, कम प्लेसमेंट की, नौकरी के लिए भटकने की, हाँ, खुद को रोबोट जैसा महसूस करने की, डिग्री की बेकदरी की, सुरक्षित करियर चुनने के दबाव की, ये अनुभव नीतियों और सुधारों के सरकारी दावों से कितने अलग लगते हैं ना। बहुत अलग। ये अनुभव उस भावनात्मक बोझ को दिखाते हैं जिसे नीतियां बनाते वक्त अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। छात्रों को साफ तौर पर शिक्षा और असल जिंदगी की सफलता या रोजगार के बीच एक बड़ा फासला महसूस होता है। और जैसा कि डेफ पॉलिसी का विश्लेषण भी कहता है, क्लासरूम के अंदर के कारक, मतलब टीचर कैसा पढ़ा रहा है, माहौल कैसा है, ये दूर बैठे सिस्टम के कारकों से कहीं ज्यादा असर डालते हैं। छात्रों की आवाजें साफ बताती हैं कि कागजी सुधार और जमीनी हकीकत में अभी भी बहुत बड़ी खाई है। तो कुल मिला के तस्वीर क्या बन रही है? एक तरफ बड़े सपने हैं, महत्वाकांक्षी नीतियां हैं, नामांकन बढ़ रहा है, नए नए संस्थान खुल रहे हैं। हाँ। और दूसरी तरफ गुणवत्ता की कमी है, गहरी असमानता है, रटने पर जोर है, छात्रों पर भयानक दबाव है और पूरी व्यवस्था पर एक तरह का अविश्वास मंडरा रहा है। प्रगति तो हुई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन क्या वो काफी है? क्या वो सही दिशा में है? देखिए, प्रगति हुई है, ये सच है, लेकिन वो शायद आधी अधूरी लगती है। चुनौती सिर्फ नीतियां बदलने की नहीं है, चुनौती है पूरी सोच बदलने की, रटने से समझने की तरफ जाने की, परीक्षा के डर से सीखने के आनंद की तरफ जाने की, दबाव से छात्र के मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य की तरफ जाने की। नीतियां बनाना एक बात है, लेकिन उन्हें सही ढंग से लागू करना, शिक्षकों की गुणवत्ता वाकई में सुधारना और हर बच्चे तक, चाहे वो कहीं भी हो, समान अवसर पहुंचाना, असली लड़ाई तो यहाँ है। जब तक ये मूलभूत मुद्दे हल नहीं होते, तब तक बड़े बड़े सुधारों का असर भी सीमित ही रहेगा। और अंत में अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जो इन्हीं सब बातों से उपजा है। क्या हमारी वो प्राचीन गुरुकुल प्रणाली, जो व्यक्तिगत हुनर और एक समग्र विकास पर जोर देती थी, आज की इन उलझी हुई समस्याओं को सुलझाने में कोई रास्ता दिखा सकती है? या फिर हमें दुनिया के साथ कदम मिलाने के लिए पूरी तरह से एक नई आधुनिक दिशा ही पकड़नी होगी, भले ही उसमें अपनी जड़ों से थोड़ी दूरी क्यों न बन जाए? ये सोचने वाली बात है।